एग्जाम्पल 1, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो यानी कि ये सेट होता क्या है? सबसे पहले तो देखो, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कोई भी सेट के अंदर वही सारे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, राइट। तो यानी कि अगर हम इस ए सेट को नोटिस कर रहे हैं तो इसमें वही सारे एलिमेंट्स कलेक्ट होंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स के तौर पे इन्होंने हमें बताया है कि वो हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यानी कि वही सारे स्टूडेंट्स कलेक्ट होंगे जो कि वेल डिफाइंड है। तो यानी कि वेल डिफाइंड यहाँ पे इन स्टूडेंट को कैसे बताया है कि ये सारे स्टूडेंट्स बॉयज स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो क्लियरली हमारे पास ये एक सेट है। अब आपको शो करना है एक रिलेशन आर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये रिलेशन आर होता क्या है। तो देखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे ये इज है, ठीक है। तो यानी कि आर सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। तो यानी कि इस आर में वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए कॉमा बी यानी कि एज एन ऑर्डर्ड पेयर हो, जिसमें ये जो ए हम ले रहे हैं वो कैपिटल ए से ले रहे हैं और जो स्मॉल बी ले रहे हैं वो कैपिटल बी से ले रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए हमारे पास 1,2 है और बी हमारे पास ए कॉमा बी है, तो यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब हुआ 1,A 2,A 1,B 2,B वाले एलिमेंट्स, राइट। यानी कि ये एक ए इससे ऑर्डर्ड पेयर बना के एक एलिमेंट लेके आएगा। सिमिलरली 2,A 1,B 2,B, राइट। तो यानी कि हमारे पास ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन के अंदर आ सकते हैं। यानी कि ये इसका सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो अब इसमें रिलेशन इसको कैसे बताते हैं? यानी कि हम इस ए कॉमा बी को रिलेशन कैसे बताते हैं? अगर ये ए एलिमेंट इस बी एलिमेंट से लिंक्ड हो, और ज़रूरी नहीं है कि कोई रिकॉग्नाइजेबल कलेक्शन हो, राइट, या रिकॉग्नाइजेबल लिंक हो। जस्ट एक लिंक हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक ए एलिमेंट को बी से लिंक किया है, राइट। ओके, और जब ये लिंक दिखाते हैं और ये रिलेशन प्रूफ हो जाता है तो हम इसको लिखते हैं दैट ए इज रिलेटेड टू बी, राइट। क्वेश्चन में आते हैं अब। तो हमें ये बताना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय दिस रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो उससे पहले हम जान लेते हैं अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन होता है कोई भी ऐसा रिलेशन सेट का जिसमें कोई भी एलिमेंट उसी सेट का रिलेटेड ना हो उसी के ही एलिमेंट से, ठीक है। अगर हम रिलेशन, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि हम यहाँ पे सिर्फ ए और ए के बारे में बात कर रहे हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर ये ए एक सेट है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो कि इस सेट बिलोंग कर रहा है वो इसी के ही ए एलिमेंट से, इसी के ही ए सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब रिलेट नहीं करना चाहिए, राइट। आप समझ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी ले लेती तो यानी कि हमारे पास ए अगर कोई भी एक सेट है और बी हमारे पास कोई भी एक सेट है, राइट, तो उसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट बी के कोई भी एलिमेंट को बिलोंग नहीं करना चाहिए, रिलेट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप, रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो रिलेट नहीं करेगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे जो हम डेफिनेशन से बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो हम उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। मतलब उस रिलेशन में कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा ए कॉमा बी टाइप का, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, show that the relation R in A is given by R equal to A comma B where A is a sister of B, ठीक है। तो अब देखो, R हमें रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं A कॉमा B, उसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक है कि A इज अ सिस्टर ऑफ B, राइट। तो अगर A इज अ सिस्टर ऑफ B है यानी कि हम इस A एलिमेंट में वही सारे एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, यानी कि इस ए की जगह वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जिसमें हमें पता लग जाएगा कि ये एक सिस्टर है। अब देखो, सिस्टर होने के लिए यानी कि ये ए एक गर्ल है,
राइट। तो यानी कि हमें ये बताना है कि कोई भी एक ए एलिमेंट ले ले, कहाँ से, सेट ए में से, ठीक है। और हमारे पास सेट ए क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल, ठीक है। तो यानी कि हमें इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट लेना है सबसे पहले जो कि गर्ल हो। अब बताओ, बॉय स्कूल में क्या कोई भी एक गर्ल होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते जो कि एक गर्ल हो। तो यानी कि ये रिलेशन बन ही नहीं सकता, हालांकि हमें लिंक गिवन है। तो यानी कि ये रिलेशन हो गया एम्प्टी रिलेशन, राइट। अब आगे देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डैश which is defined as a comma b, the difference between, such that the difference between heights of a and b is less than 3 meters is the universal relation। तो अब ये universal relation क्या होता है, तो देखो, यूनिवर्सल रिलेशन में इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि हम इस ए सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे वो रिलेटेड होगा उसी एलिमेंट ए से। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो, r dash equal to a comma b such that the difference between the heights of a and b is less than 3 meters। अब देखो, जो हमें सेट दिया हुआ था वो तो कलेक्शन था of all students of boys school। तो हमें उन दोनों एलिमेंट्स, उसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे और उन दोनों एलिमेंट्स को हमें ऐसे रखना है सच दैट अगर हम उनका डिफरेंस निकालें, किसका, उनकी हाइट का, अगर हम उनकी हाइट का डिफरेंस निकालें ए कॉमा बी का, तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, या तो हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम डिफरेंस, या हम निकाल सकते हैं मिनिमम डिफरेंस, या फिर हम कोई भी बीच में से कोई भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे डिफरेंस निकालें कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम पता चल जाए, तो बीच के जितने भी वैल्यूज आ सकती है वो भी इसमें पता चल जाएंगे कि क्या वो लेस देन 3 मीटर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिनिमम डिफरेंस पे जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनका मिनिमम डिफरेंस देखें तो हम यानी कि कोई भी दो ऐसे स्टूडेंट्स ले सकते हैं बॉय स्कूल में से जिनकी हाइट सेम हो। अगर उनकी हाइट सेम हो गई, ठीक है, अगर उनकी हाइट सेम हो गई तो यानी कि उनका डिफरेंस क्या हो गया, 0 आ जाएगा। सेम हाइट का डिफरेंस 0 आता है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर मान के चलो 1 मीटर रख लेते हैं, तो सपोज 1 मीटर की हाइट ये, 1 मीटर की हाइट ये, तो यानी कि इनका डिफरेंस यानी कि 1 माइनस 1, तो वो कितना आ जाएगा, 0। और वो आपको दिख रहा है कि वो 3 मीटर से कम है डेफिनेटली। तो ये वाला केस, मिनिमम वाला केस, तो हमें पता लग रहा है कि ये आ रहा है लेस देन 3 मीटर्स। अब मान के चलते हैं मैक्सिमम डिफरेंस पे कैसा आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंस पे हम ये लेट कर लेते हैं कि कोई अगर 12th क्लास का बच्चा भी हम देख रहे हैं, तो अगर बाय चांस अगर वो 7 या 8 फीट का हो जाए, तो हमें पता है कि एक फुट में 0.305 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अराउंड 7 या 8, हम 8 ले लेते हैं, तो अगर हमारे पास 8 फुट आ गया तो यानी कि वो 2.4384 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 2.4384 मीटर। अगर यहीं पे ही हम फर्स्ट क्लास का बच्चा या उससे भी कोई छोटा बच्चा हम अगर कंसिडर कर लेते हैं, स्टूडेंट कंसिडर कर लेते हैं ए सेट में से, ठीक है, ध्यान रहे ए सेट में से कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर बाय चांस हमने ले लिया सपोज 1 इंच, जैसे आपको पता है होता है 0.0254 मीटर, तो अगर हमने मान के चला 21.5 इंचेस, तो वो होता है 0.5461 मीटर। तो यानी कि अगर स्मॉलेस्ट भी अगर हम देखें तो वो अराउंड 0.5461 मीटर्स आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो जब आप नोटिस करोगे 2.4384 मीटर माइनस 0.5461 मीटर, उनका डिफरेंस भी डेफिनेटली लेस देन 3 मीटर ही आ रहा है। तो यानी कि हमें बीच की वैल्यूज को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें मिनिमम और मैक्सिमम से ही पता लग गया कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स लेस देन 3 मीटर दिखा रहे हैं हाइट के बेसिस पे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे केस, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो यानी कि वो क्या है, रिलेशन तो बना रहे हैं, और वो रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन, राइट।
और ये जो दोनों रिलेशंस होते हैं ये होते हैं ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है। और अगर आप एम्प्टी रिलेशन को देखोगे तो उसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन देखें तो वो हम A क्रॉस A से भी डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, यानी कि हम एक सेट ए कंसिडर कर रहे हैं, उसमें से जो हम रिलेशन बना रहे हैं उसको अगर हम रिफ्लेक्सिव बोलना चाहते हैं तो वो तब बोलेंगे अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको कैसे समझाते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट हम ए में से ले लें, वो खुद के एलिमेंट को लिंक होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। और यहाँ पे फॉर एवरी मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं उन सब के लिए। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी आ गया, ठीक है। तो देखो ए एक एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन है, बी एक एलिमेंट है खुद से रिलेशन है, और सी एलिमेंट है उसका भी खुद से रिलेशन है। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए वी हैव अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ए टू इटसेल्फ, ठीक है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज ऐसा होता ए कॉमा बी होता, तो देखो ए का रिलेशन है खुद से, बी का रिलेशन है खुद से, लेकिन सी का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रिफ्लेक्सिव नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए का रिलेशन होना चाहिए, जिसमें सी रिलेशन नहीं बना पाया इस वाले केस में, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। If a1 comma a2 belongs to R implies that a2 comma a1 belongs to R for all a1 comma a2 belongs to A। अब यहाँ पे for all a1 comma a2 पे है, यानी कि जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं उसको हम नोटिस करेंगे कि क्या a2 comma a1 यानी कि उसका a2 comma a1 उस रिलेशन में है या नहीं, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यही सेम है हमारे पास, ठीक है। a इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी, हमने यहाँ पे रिलेशन ले लिया ए कॉमा बी कॉमा ए, ठीक है। तो अब नोटिस करो यहाँ पे a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू आर बोला था, तो देखो यहाँ पे a1 हो गया इसका a और यहाँ पे a2 हो गया इसका b। तो यानी कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि b कॉमा a भी r को बिलोंग करे। तो क्लियरली ये b कॉमा a r को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अगर सपोज यहाँ पे ऐसे आ जाए कि a कॉमा बी ही लिखा हो, ठीक है। तो देखो अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्लियरली बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि अगर वो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन के अंदर, तो उसका a2 कॉमा a1 को हम नोटिस करेंगे ही करेंगे कि वो रिलेशन आर में है या नहीं। इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ ताकि मैं ट्रांजिटिविटी से मैं आपको फिर से इसको दोबारा कंसिडर करवाऊँ, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव केस, ठीक है। इफ a1 comma a2 belongs to R and a2 comma a3 belongs to R, it implies that a1 comma a3 belongs to R for all a1 comma a2 comma a3 belongs to A, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपने रिलेशन ले लिया a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा सी, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको डेफिनेशन देखनी है फिर से कि अगर a1 कॉमा a2 है और a2 से ही स्टार्ट होने वाला a2 कॉमा a3 एलिमेंट रिलेशन में है, तो ही इम्प्लाई करेगा a1 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं ये हमारे पास a कॉमा b है और b से ही स्टार्ट हुआ हुआ एक एलिमेंट b कॉमा c है, तो यानी कि a कॉमा c डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिलोंग करना चाहिए r को। तो क्लियरली ये आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इस वजह से तो ये ट्रांजिटिविटी आ रहा है। अब हम एक और एलिमेंट देख लेते हैं इसका,
बी कॉमा सी देख लेते हैं। तो देखो बी कॉमा सी से फिर सी से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट होना चाहिए, बट वो यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये एलिमेंट डेफिनेशन में ही अप्लाई नहीं हो रहा, डेफिनेशन में अप्लाई नहीं हो रहा, राइट। तो यानी कि ये वाला एलिमेंट इसका है ही नहीं, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसका ट्रांजिटिविटी से कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि इसका एलिमेंट मतलब इसकी वजह से हम ये बोलेंगे ही नहीं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी कि अभी भी अगर हम इसको रिलेशन को ट्रांजिटिविटी में डिफाइन कर रहे हैं तो हम अभी भी इसी के ही बलबूते पे बताएंगे, यानी कि अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है। सिमिलरली एक और एलिमेंट देख लेते हैं, ए कॉमा सी। ठीक है, ए कॉमा सी फिर सी से स्टार्ट होने वाला कोई एक एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए इसका भी ट्रांजिटिविटी से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से भी हम ट्रांजिटिविटी नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इसकी वजह से ट्रांजिटिविटी बताएंगे। तो क्योंकि हमने तीनों एलिमेंट्स चेक कर लिए हैं तो क्लियरली ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब एक और ले लेते हैं। एक रिलेशन ले लिया जिसमें हमने ए कॉमा बी और बी कॉमा सी कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि ए कॉमा बी है और बी से ही स्टार्ट होने वाला एक और एलिमेंट है बी कॉमा सी, बट इसके अंदर ए कॉमा सी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि ये डेफिनेशन में आ गई है, क्योंकि इसका दूसरा एलिमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गया है, पार्टिसिपेट कर रहा है ये एलिमेंट, इसका मतलब ए कॉमा सी की वजह से क्योंकि वो नहीं है एलिमेंट, ये ट्रांजिटिव क्लियरली नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो डेफिनेशन हमने बोली कि यहाँ पे अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और उसका दूसरा पार्ट जो कि स्टार्टिंग में आपने देखा था डेफिनेशन में ट्रांजिटिविटी से कि सी से ही स्टार्ट हुआ हुआ कोई एक एलिमेंट, यानी कि A3 से स्टार्ट हुआ हुआ कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब ये डेफिनेशन में ही अप्लाई नहीं होगा ट्रांजिटिव केस के अंदर। और यहाँ पे जब हम सिमेट्रिक वाला केस कर रहे थे, ठीक है, ये वाला केस, इस केस के अंदर हमने बोला था कि अगर ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया है तो ये डेफिनेशन में आ गया है, तो डेफिनेशन में आने की वजह से हम इसका बी कॉमा ए एलिमेंट भी चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो है या नहीं, और तब वो सिमेट्रिक होगा या नहीं उसके बेसिस पे हम बताएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, जब हमारे पास ये तीनों केसेस आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि तीनों है, तभी हम बोलेंगे कि वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। राइट, अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। नेक्स्ट हमें बोला हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब देखो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक है, तो देखो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने कुछ ट्राइंगल्स लिए हुए हैं, तो देखो कॉन्ग्रुएंट मतलब कि जो भी हम प्रॉपर्टीज ले रहे हैं ना, जैसे लाइन ले लिया या एंगल ले लिया, तो उन प्रॉपर्टीज का इक्वल इन शेप एंड साइज होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर हम लेंथ कंसिडर कर रहे हैं तो अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे हम बात करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में अगर हम लेंथ ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में अगर एंगल ले रहे हैं, तो वो इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे हम इसको जैसे भी फ्लिप कर लें। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये पहला ट्राइंगल का केस है हमारे पास, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये इस साइड के इक्वल होगी, तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, जिसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है कुछ ऐसे। ठीक है, सिमिलरली अब देखो दूसरा ट्राइंगल का केस देखो, यहाँ पे अगर सपोज एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये आपको याद आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा था। ठीक है, अब सिमिलरली देखो तीसरा ट्राइंगल का केस, अगर इस केस के अंदर एक एंगल ये इसके इक्वल है, ये हमने एंगल 1 बोल दिया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बता दिया कि मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और अगर ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है तो यानी कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट पता लग रहा होगा कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इक्वल होगा इन शेप एंड साइज। तो यानी कि अगर हम इन ट्राइंगल्स को फ्लिप भी कर देंगे तो भी ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एंगल को दूसरे एंगल के इक्वल बता दिया, दूसरा एंगल भी एंगल के इक्वल बता दिया और एक साइड भी इक्वल बता दी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और केस देखते हैं जिसके अंदर अगर हमने बोल दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और एक ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट वाला केस और देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक एंगल
इस एंगल के इक्वल है जो कि क्लियरली 90 डिग्री है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो यानी कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि इस ट्राइंगल को कैसे भी फ्लिप कर लो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ठीक है, तभी भी हमारे पास ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल आएगा और ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम नेमिंग के तौर पे आप इसको ABC भी नेम कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसको फ्लिप करो तो कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन से साइड हमने पहले ली थी। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट हम कैसे बता रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद R अ रिलेशन इन T गिवन बाय दिस। ठीक है, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या पूछ रहे हैं या क्या बता रहे हैं। ठीक है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, यानी कि हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, तो अब क्लियरली हम इसको चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से चेक करेंगे। देखो, सबसे पहला तो रिफ्लेक्सिव। अब देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, यानी कि T1 से ही रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि चेक करते हैं कि अगर हमने बोला कि एक ट्राइंगल हमने कोई भी ले लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल है T1, ठीक है, और हमने बोला कि ये ट्राइंगल T2 से रिलेट कर रहा है, सॉरी T1 से रिलेट कर रहा है, सेम बताना है ना, तो T1 से कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या यही T1 वापस इससे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि खुद के साइड खुद से तो इक्वल होती है, खुद का एंगल खुद से इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव वाला केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखो, सिमेट्रिक में अगर कोई एक ट्राइंगल T1, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल T2 से कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T2 ट्राइंगल T1 ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा? ऑफ कोर्स, जब पहली पारी में हमने बता दिया कि अगर सपोज इसका ये एंगल इसके इक्वल है या इसकी एक साइड इससे इक्वल है, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो यानी कि ये वापस अगर पलट दोगे तो भी कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे, क्योंकि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 इम्प्लाइज T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के केस के अंदर हमें ये पता है कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट आ रहा है T2 से, यहीं से ही स्टार्ट करके अगर T2 कॉन्ग्रुएंट आ रहा है T3 के, तो ये आना चाहिए कि T1 कॉन्ग्रुएंट हो T3 के। अब देखो, जब हमारे पास ये दो कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो डेफिनेटली ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। और हमें पता है कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो क्लियरली ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, एग्जाम्पल 3, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, अब ये प्लेन क्या होता है, प्लेन कोई भी फ्लैट सरफेस होती है। ठीक है, और वो सरफेस हमेशा 2 डायमेंशन पे ही बनाई जाती है और उसकी साइड्स होती है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये है 1 डायमेंशनल सरफेस जिसमें हमारे पास बस एक ही रियल लाइन है, राइट। उसके बाद ये आपने देखा होगा, ये होती है 2 डायमेंशनल सरफेस जिसमें x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट। फिर आपने देखा होगा ये इस तरीके का एक 3 डायमेंशनल सरफेस जिसमें x, y और z 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जिस प्लेन की बात कर रहे हैं वो बना है 2 डायमेंशनल सिस्टम पे, यानी कि यहाँ पे हमने प्लेन बनाया है और उस प्लेन का कोई भी आप यहाँ पे इनफाइनाइट साइड का शेप ले सकते हैं। ठीक है, और फिर उस पूरे को हम प्लेन बोलेंगे, राइट। ओके, सो लेट L बी द सेट ऑफ, इसका सेट ले लिया, किसका सेट ले लिया, लाइंस का। तो अब ये लाइंस हमारे पास क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल लो एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि इन लाइंस का, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है उनका कलेक्शन, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे जो लाइंस कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ इस प्लेन में से होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लेन में से जो भी हम 2 डायमेंशनल सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे हम
ड्रॉ करेंगे लाइंस, वही सारी लाइंस क्या होगी, उन सब का कलेक्शन क्या होगा, सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, आई मीन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गया, राइट। ये ध्यान रखना है वर्ड्स कहाँ लगा रहे हैं हम, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन इन आर defined as r equal to L1 L2 where L1 is perpendicular to L2। परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो ये लाइन अगर हम L1 मान लें और ये लाइन अगर हम L2 मान लें, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम उन दो लाइंस को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें बताना है कि R एक रिलेशन है इन L डिफाइंड एज कि R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड शो दैट ये जो R है वो सिमेट्रिक हो पर रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। तो हम इसको क्लियरली निकालना शुरू कर देते हैं आंसर को, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव आपको पता है क्या होता है, तो देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब यहाँ पे आपने कंसिडर कर लिया एक लाइन L1। अब देखो जो एक लाइन है L1 वो खुद से क्या 90 डिग्री का एंगल बना सकती है, देखो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। एक लाइन खुद से ही 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री का नहीं बनाती है, इसका मतलब L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब क्लियरली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, राइट। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक पे। अब हमें पता है एक L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी क्या L2 के लिए। अब देखो इस डायग्राम में इन्होंने हमें ये L1 दिया है और ये L2 दिया हुआ है, क्लियरली ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करने के बाद। तो यानी कि ये L1 और L2 क्लियरली 90 डिग्री का एंगल बना के एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि L1 is perpendicular to L2, it implies that L2 is perpendicular to L1, ठीक है। तो यानी कि क्लियरली ये सिमेट्रिक रिलेशन तो है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास जो केस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, यहीं से स्टार्ट करके L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर है L3 के, ठीक है। ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, राइट। तो ये L1 परपेंडिकुलर है L2 के, बिल्कुल ठीक है। L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ये रहा 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर है L3 के, लेकिन आप क्लियरली देखो कि L1 तो L3 के पैरेलल आ रहा है, ये लाइन पैरेलल आ रही है L3 के, परपेंडिकुलर नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि एक एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है L1 L2 और L2 L3 ने भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे आया L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R, तो क्लियरली ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमने शो करा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है, ओके। एग्जाम्पल 4, show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to, ये relation है, is reflexive but neither symmetric nor transitive, ठीक है। अब देखो हमें सेट दे दिया है 1, 2, 3, ठीक है, और हमें इसका रिलेशन बताना है, ठीक है। अब रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव में आपको क्लियरली पता है कि कोई भी एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन होना चाहिए और ये कंपलसरी है। तो यानी कि अगर इसमें 1, 2, 3 है एलिमेंट्स, तो 1 का भी खुद से रिलेशन हो, 2 का भी खुद से रिलेशन हो और 3 का भी खुद से रिलेशन हो। तो देखो यहाँ पे 1 का खुद से रिलेशन है, 2 का खुद से रिलेशन है और 3 का भी खुद से रिलेशन है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्लियरली हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक बताना है, तो सिमेट्रिक बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, A कॉमा बी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, बिलोंग्स टू R है, तो होना ही चाहिए कि B कॉमा ए भी बिलोंग करे R को, अगर एलिमेंट ने पार्टिसिपेट कर दिया है तो, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमारे पास 1, 2 इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है R को, तो हमें देखना है कि 2, 1 भी R को बिलोंग करे, पर ये 2, 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि ये R को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब एक ही एलिमेंट से हमें पता चल गया कि ये सिमेट्रिक
नहीं है। अब चाहे आप और भी एलिमेंट्स देख लो, लेकिन एक एलिमेंट से अगर पता चल गया कि नहीं है तो फिर तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ये a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू आर है और a2 कॉमा a3 बिलोंग्स टू आर है तो ये होना चाहिए a1 कॉमा a3 भी बिलोंग करे आर को, तभी ट्रांजिटिव होगा और ये एलिमेंट पार्टिसिपेट कर गए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर हमने 1,2 लिया, एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, यहीं से स्टार्ट करके 2,3 लिया, वो दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट भी है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि 1,3 आर को बिलोंग करे। बट क्या 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है? दोनों एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, दोनों ऑर्डर्ड पेयर ने पार्टिसिपेट करा, इसका मतलब ये वाला अगर नहीं है तो हम इसी के ही बेसिस से बता देंगे कि सिंस इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमने बता दिया रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जाम्पल 5, show that the relation R in the set Z of integers is given by this relation। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सेट कंसिडर किया हुआ है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कौन से हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, उनको कलेक्ट कर लिया और उसका सेट बना लिया। ठीक है, इट इज गिवन बाय द रिलेशन आर, यानी कि ए और बी में जो लिंक बताया है वो ये बताया है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब देखो 2 डिवाइड्स a माइनस बी या फिर a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि इन दोनों केसेस में हम ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड्स a माइनस बी या a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि a माइनस बी बाय 2 और ये 2 डिवाइड्स a माइनस बी मतलब a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो ए और बी में जो उन्होंने लिंक बताया है उससे ये बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी आ रहा है। ठीक है ना, और हमें पता है कि अगर 2 किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो नंबर डेफिनेटली इवन है। ठीक है ना, ओके। अब सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। ए हमने ले लिया, रिफ्लेक्सिव बता रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कोई भी हमने एक ए एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो कि इंटीजर्स में से है। ठीक है, तो ए खुद को रिलेट कर रहा है या नहीं, यानी कि ए माइनस ए डिवाइड हो रहा है 2 से या नहीं। तो देखो ए माइनस ए मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास नंबर होता है 0 के ही इक्वल। और क्योंकि ये वैलिड नंबर है, इंटीजर है, तो यानी कि हाँ ये डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें मैं आपको एक नोट भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर आ जाए 0 अपॉन कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो अगर 0 न्यूमरेटर में रहता है तो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। ठीक है, और अगर हमारे पास ये नंबर रिवर्स हो जाए, 4 अपॉन 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए 0, तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड मतलब जब भी हमारे पास 0 डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, यानी कि हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये 0 हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो ये खुद से लिंक हो रहा है क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 वैलिड है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के केस में हमारे पास है कि अगर हमने a कॉमा बी कोई भी एलिमेंट ले लिए इंटीजर्स में से, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि b माइनस a को भी डिवाइड करे। तो अब हमें पता है अगर ये 4 होता a और b हमने यहाँ पे 2 लिया होता तो 4 माइनस 2, क्योंकि अब 4 माइनस 2 हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं सच दैट ये डिवाइड हो 2 से, इसलिए हमने यहाँ पे इवन नंबर्स ही रखे हैं। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 जो कि डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अब अगर हमने इसी को ही रिवर्स कर दिया ऐसे कि b को हमने 4 ले लिया और a को हमने 2 ले लिया, तो यानी कि a माइनस बी यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया, माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब चाहे माइनस हो बट डिवाइड तो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस भी वैलिड है, तो यानी कि इस केस के अंदर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो इसका मतलब
b माइनस ए भी डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि 2 डिवाइड्स b माइनस ए ऑल्सो। ठीक है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ठीक है, ट्रांजिटिव। अब इसके अंदर हमने कोई भी 3 एलिमेंट्स लिए हैं इंटीजर्स में से। ठीक है, तो कंडीशन है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इसको आप ऐसे भी लिख लेना, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, या फिर क्लियरली लिख देते हैं 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है, एंड 2 डिवाइड्स b माइनस सी, यानी कि इसी से ही स्टार्ट होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स b माइनस सी, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि 2 डिवाइड करे a माइनस सी को। तो हम ये a माइनस सी को अगर इसके कॉम्बिनेशन में लिया है तो भी हम ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ठीक है, तो a माइनस सी को हम कैसे लिख सकते हैं? हम a माइनस सी को लिख सकते हैं अगर हमने a माइनस सी प्लस बी माइनस बी कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो ही होती है। आपको पता है अगर a माइनस सी प्लस जीरो लिख दें तो वो a माइनस सी ही होता है। ठीक है, और जीरो मतलब माइनस बी प्लस बी, वो भी जीरो ही होता है। तो इसलिए हमने जीरो की जगह माइनस बी प्लस बी लिख दिया, क्योंकि हमें इसको b के ही कॉम्बिनेशन में लेके आना है। ठीक है, अब हम एक को a माइनस बी लिख लेते हैं, तो ये a इस माइनस बी के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस, फिर हम ये b माइनस सी लिख लेते हैं, तो ये रहा b माइनस सी, क्लियरली लिखा जा रहा है, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं। अब हमें पता है कि 2 डिवाइड कर रहा था a माइनस बी को, यानी कि ये इवन नंबर है, b माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा था, इवन नंबर था, तो यानी कि ये डेफिनेटली a माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। तो क्लियरली 2 डिवाइड्स a माइनस सी आ गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ गया, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, और यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन बताया है वो बताया है इन z। ठीक है, इंटीजर्स में। एग्जाम्पल 6, लेट r be the relation defined in set A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by r equal to a, b such that both a and b are either even और ऑड, यानी कि दोनों ही ऑर्डर पेयर में जो दोनों ही एलिमेंट्स है वो एक साथ या तो इवन इवन होंगे या ऑड ऑड होंगे। हमें बताना है कि ये जो r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फर्दर के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन बता देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला बताने का होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या खुद से रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि अगर आपने 1 लिया तो 1 एक ऑड नंबर है, 1, 1 दोनों ही ऑड नंबर आएंगे। तो a, भी हमें कैसे देखने हैं, बोथ आर आइदर इवन और ऑड, तो बोथ ऑड है क्लियरली, तो ये 1 खुद से रिलेट है, यानी कि रिलेट कर रहा है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव 1, 1 से तो बन रहा है। ऐसे ही 2, 2 यानी कि इवन इवन, बोथ इवन हो गया। ऐसे ही 3, 3 बोथ ऑड हो गया। सिमिलरली सारे ही एलिमेंट जितने भी है 7 तक, वो सब क्या आ जाएंगे, रिफ्लेक्सिव आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि हर एक एलिमेंट ए का खुद से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के केस में आपको क्या देखना है, एक एलिमेंट ले लिया आपने a, b, जिसमें बोथ या तो इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो अगर आपने सपोज ऐसे मान लिया कि ये बोथ इवन है, तो बोथ इवन है तो b, a में भी बोथ इवन ही आएगा। फिर ऐसे ही अगर आपने a, b में बोथ ऑड ले लिया, तो यानी कि b, a भी बोथ ऑड ही आएगा। तो यानी कि दोनों ही तरीके से ये आपके पास सिमेट्रिक आ रहा है, तो यानी कि सिमेट्रिक भी है। थर्ड पे आते हैं, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं वो ध्यान से कंसिडर करें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अब 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये जो ए, बी एंड सी एलिमेंट्स हैं उन तीनों को आपको साइमल्टेनियसली कंसिडर करना है, आइदर इवन और ऑड, यानी कि या तो ये तीनों ही इवन होंगे या तीनों ही ऑड होंगे, तभी आपको आगे चलना है। ठीक है, तो पहला ऑर्डर पेयर आपने ले लिया a, b, आइदर इवन और ऑड, तो हमने इवन और ऑड में से मान के चला ऑड है, तो b से ही स्टार्ट होके डेफिनेटली वो c भी हम ऑड ही लेंगे, क्योंकि हम वही एलिमेंट लेंगे जो कि दोनों में ही इक्वल हो, मतलब दोनों में ही ऑड हो।
तो यहाँ पे भी दोनों में डेफिनेटली ऑड आएगा और इसकी वजह से A, C भी हमारे पास ऑड आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने सपोज A, B को मान लिया इवन, ऐसे ही आपको B से ही स्टार्ट होके फिर B, C भी इवन लाना पड़ेगा। तो वो भी अगर इवन हो गया जो आपने कंसिडर करा है, तो ऑटोमेटिकली A, C भी आपके पास इवन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में भी कि A, B आइदर इवन और ऑड, ठीक है, एंड B, C आइदर इवन और ऑड, वेयर बोथ आर आइदर इवन और ऑड, सो दिस implies A, C will also belongs to the relation where A and C are also both even or odd। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे बता पा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव हो गया। तो यानी कि अगर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, राइट। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, ये सबसेट है इस ए सेट का, सबसेट 1 3 5 7, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? हाँ, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि सारे ही नंबर्स ऑड हैं। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2, 4, 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 2, 4, 6 रिलेटेड है एक दूसरे से क्योंकि ये इवन है सारे नंबर्स। बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो शो कर सकते हैं हम इसको। देखो 1 यहाँ से ले लो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बना लो और यहाँ से एक एलिमेंट देख लो 2, तो एक हमारे पास ऑड है, एक हमारे पास इवन है, दोनों रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है? क्योंकि रिलेशन में ही हमें बताया हुआ है कि ए एंड बी में बोथ आर आइदर ऑड और इवन। तो क्योंकि दोनों ही आइदर ऑड इवन नहीं है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि ये एलिमेंट्स यानी कि नो एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट। क्लियर है? ओके।